इस समय की बड़ी खबर जी आपको बता दें कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान यानी कि गगनयान के बढ़ते कदमों को एक बड़ी मंजिल हासिल हो चुकी है। सूत्रों की माने तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके भारत के मेड इन इंडिया गगनयान के सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल यानी कि इंजन का हॉट टेस्ट कर दिया है, जो कि सफल परीक्षण रहा है भारत का। सूत्रों की माने तो गगनयान का ये इंजन जो कि मेड इन इंडिया है, भारत के अंतरिक्ष में सफलता का एक कारण बनेगा। ये वही इंजन है मेड इन इंडिया जो अगले साल गगनयान को अंतरिक्ष में ले जाएगा। सूत्रों की माने तो इसरो ने 28 अगस्त को इस मिशन में आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु के महेंद्र इलाके में एसडीएम का हॉट टेस्ट कर दिया था इस इंजन का। इस गगनयान में हमारे अंतरिक्ष यात्री सवार होकर अंतरिक्ष पर यात्रा पर जाएंगे। सूत्रों की माने तो भारत के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में करीब 7 दिन बिताकर धरती पर वापसी करेंगे। मिशन गगनयान में इंजन का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है ताकि जब हमारे भारत के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की 7 दिन की कक्षा के लिए जाएंगे तो 7 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहने के लिए गगनयान को इंजन की जरूरत पड़ेगी, जो कि अब भारत ने मेड इन इंडिया पूरी तरीके से बना लिया है ताकि वे अंतरिक्ष में चक्कर काट धरती पर वापस आ सके। आपको बता दें कि इसरो ने ये इंजन जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है इसे खुद बनाया है, जिसमें किसी भी अन्य देश की सहायता भारत ने नहीं ली है। बता दें कि भारत सरकार ने मिशन गगनयान के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो कतर की दुनिया को बड़ी चेतावनी और बड़ी धमकी इंक्लूडिंग भारत। सूत्रों की माने तो उन्होंने ये बोला कि अगर तालिबान को अलग थलग किया जाता है, पूरी दुनिया में आइसोलेट किया जाता है, तो बढ़ेगी पूरी दुनिया में अस्थिरता, साथ ही पड़ोसी देश भारत में भी। सभी देशों से आगे बढ़ने के लिए कतर ने बोला है। सूत्रों की माने तो कतर ने भारत को भी और पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी है कि अगर तालिबान को अलग थलग किया गया दुनिया से तो इससे अस्थिरता ज्यादा बढ़ सकती है दुनिया में। उसने दुनिया भर के देशों से आग्रह किया है कतर ने कि अफगानिस्तान में सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सभी देशों को आगे आना पड़ेगा। कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ये बातें दोहा में बोली हैं। इसी दौरान जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास भी उसके साथ थे। विदेश मंत्री ने ये बोला है कि अगर हम शर्तें रखना शुरू कर देंगे और इस जुड़ाव को रोकेंगे और इसके साथ ही तालिबान को मान्यता नहीं देंगे तो हमें खाली जगह छोड़ने जा रहे हैं अफगानिस्तान के रूप में। और सवाल ये है कि इसे कौन भरेगा। कतर को अमेरिका का सहयोगी देश माना जाता है और यही देश तालिबान और अमेरिका की बातचीत कराने में एक प्रमुख वार्ताकार रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर साध लिया है। राहुल गांधी ने आज ये बोला कि पेट्रोल और डीजल की भारत में बढ़ती कीमतों से भारत की यानी कि देश की जनता परेशान है और इससे जनता को सीधे तौर पर चोट लगती है। राहुल गांधी ने आगे ये बोला कि एक तो सीधे गाड़ी में ईंधन भरवाने से जनता पर बोझ पड़ता है, दूसरा पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट भारत में महंगा होता है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें यहाँ वहाँ ले जाने की वजह से सबके दाम बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आगे ये बोला कि नोटबंदी का फायदा सिर्फ मोदी जी के 4-5 उद्योगपति दोस्तों को होने लगा है। उन्होंने ये बोला कि देश की जीडीपी तो बढ़ रही है कागजों पर, लेकिन असल मायनों में भारत में गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम लगातार घट रहे हैं। बावजूद इसके हमारे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम मोदी सरकार बढ़ा रही है। आज हिंदुस्तान की संपत्ति को मोदी सरकार बेच रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है। आपको बता दें कि मोदी सरकार कुछ भी बेचने नहीं जा रही है, बल्कि इनसे कमाई करने जा रही है और जब कमाई पूरी हो जाएगी तो भारत की मोदी सरकार फिर से इन पर अपना अधिकार जमा देगी। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार का कोरोना काल में खजाना खाली हो चुका है और खजाना भरने के लिए मोदी सरकार ने संपत्तियों को किराए पर दे दिया है और बाद में मोदी सरकार इसे वापस ले लेगी। बड़ी बात तो ये कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोगों की आवाज को मोदी सरकार दबा रही है। संसद में चर्चा नहीं करने देती ये मोदी सरकार हमें, जिससे लोगों के बीच गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है भारत में। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो आतंकवादी देश तालिबान की जीत से खुश, अलकायदा बोला अब कश्मीर के भारत की बारी। सूत्रों की माने तो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है पंजशीर को छोड़कर और इस देश से अमेरिकी सेना की वापसी भी हो गई है। अमेरिकी सेना भाग गई है कायरो की तरह। आपको ख्यात आतंकवादी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। सूत्रों की माने तो आतंकवादी अलकायदा ने भारत के कश्मीर और अन्य तथाकथित इस्लामिक क्षेत्रों को इस्लाम के दुश्मनों के यानी के काफिरों के चंगुल से आजाद करवाने की मांग की है तालिबान से। अलकायदा अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी को
एक बड़ी जीत के तौर पर देखने लगा हुआ है और उनके हौसले 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं और यह भारत के कश्मीर को भी हासिल करने के सपने देखने लगे हैं। इस संगठन ने इसके साथ ही फिलिस्तीन, कश्मीर, जी हां भारत के कश्मीर, लेवंत, सोमालिया, इसके साथ ही यमन को भी आजाद कराने की बात बोली है। सूत्रों की माने तो इस बधाई संदेश का शीर्षक था अफगानिस्तान में अल्लाह द्वारा दी गई जीत पर इस्लामिक दुनिया को बधाई। सूत्रों की माने तो इस संदेश में आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने यह भी लिखा कि अल्लाह कश्मीर, सोमालिया, लेवंत, यमन और अन्य इस्लामी भूमि को इस्लाम के दुश्मनों के चंगुल से मुक्त कराए, यानी कि काफिरों के चंगुल से मुक्त करवाए। अल-कायदा ने संदेश में आगे ये भी बोला तालिबान को कि हम उस सर्वशक्तिशाली तालिबान के आतंकवादियों की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने सरगना अमेरिका को शर्मिंदा किया और हरा दिया और भगा दिया अफगानिस्तान से। हम अमेरिका की रीढ़ की हड्डी तोड़ने और अमेरिका की वैश्विक छवि को खराब करने और अफगानिस्तान की इस्लामिक जमीन से पराजित करके खदेड़ने के लिए सर्वशक्तिमान तालिबान की तारीफ करते हैं। अमेरिका की हार दुनिया भर में सताए गए लोगों के लिए प्रेरणा है और हम जिहाद करेंगे। आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अपने संदेश में आगे ये भी लिखा है कि ये सभी घटनाक्रम साबित करते हैं कि जिहाद के द्वारा ही पूरी दुनिया जीती जा सकती है। अगले संघर्ष के लिए तैयार होने का समय आ चुका है भारत के कश्मीर को कब्जे में लेने का। उन्होंने ये बोला कि अब तालिबान और अल-कायदा को मिलकर भारत के कश्मीर पर हमला करना पड़ेगा और भारत के कश्मीर पर भी अफगानिस्तान की तरह कब्जा करना होगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान संकट पर भारत ने 2 बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती ये कि भारत ने अफगानिस्तान की जिस सरकार पर दांव लगाया, बिलियन डॉलर भारत ने खर्च कर दिए, वो सरकार भाग गई, डर गई और उसकी सेना भी भाग गई अफगानिस्तान की और अपने देश को मरने के लिए छोड़ गई। और दूसरी गलती भारत ने ये की है कि भारत ने आंखें बंद करके जिस अमेरिका के पीछे चलना पसंद किया, वो अमेरिका भी अफगानिस्तान से कायरो की तरह भाग गया, जिसकी वजह से भारत की पकड़ अफगानिस्तान से कमजोर हुई है और पाकिस्तान के साथ ही चीन वहां पर एडवांटेज में चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो कर्नाटक में कोरोना वैक्सीन लगवाने से लोग डर रहे हैं कि कहीं रिएक्शन से उनकी जान न खतरे में पड़ जाए। ऐसे में कर्नाटक में चामराजनगर जिले के उपायुक्त एम.आर. रवि ने वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अजीब सा जबरदस्ती वाला फरमान शुरू कर दिया है। दरअसल कर्नाटक में ये बोला गया है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को कर्नाटक में अब राशन नहीं दिया जाएगा। कर्नाटक ने अब ये भी बोला है कि अब कोई भी टीकाकरण नहीं तो कोई राशन नहीं लोगों के लिए। इस नारे के साथ एक अभियान शुरू किया गया है जिस पर लोग अजीब से रिएक्शन दे रहे हैं। अभियान के तहत कर्नाटक में राशन सुविधा का लाभ उठाने के लिए लगभग 3 लाख बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए उनसे सवाल किया है कि तालिबानी एक आतंकवादी संगठन है या नहीं। कृपया मोदी सरकार इसके बारे में हमें स्पष्ट करे। सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बोलना है भारत को तालिबान से बात करनी पड़ेगी। उन्होंने ये बोला कि अगर वह तालिबान एक आतंकी समूह है तो भारत बात क्यों कर रहा है तालिबान से? यदि नहीं है तो क्या केंद्र की मोदी सरकार संयुक्त राष्ट्र जाएंगे और क्या इसे आतंकवादी संगठन के रूप में सूची से हटा दिया जाएगा? अपना मन भारत बना ले। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि नेका के अध्यक्ष और लोकसभा के सदस्य फारूक अब्दुल्ला ने आगे ये भी बोला है कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी होगी।